हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर स्टडी हब पर आप लोगों को स्वागत है। आज की हमारी हिंदी की जो पहली क्लास रहेगी वो वर्णमाला से रिलेटेड रहेगी। तो चलिए आज हम लोग जान लेते हैं कि वर्णमाला को हम लोग क्या कहते हैं। वर्णमाला को हम लोग दो भागों में डिवीज़न करके देखते हैं कि क्या प्राप्त होता है। जैसे वर्ण प्लस, अगर मैं इसका संधि विच्छेद देखूँ तो क्या प्राप्त होगा, वर्ण प्लस माला। माला को और वर्ण को हम लोग शाब्दिक अर्थ में क्या कहेंगे। वर्ण को हम लोग बोलते हैं, वर्ण ही बोलते हैं वर्ण को, और माला को हम लोग बोलते हैं व्यवस्थित समूह। क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि माला जो होती है ना, माला हमेशा व्यवस्थित रूप में ही तो पिरोई जाती है। कोई भी माला जब हम लोग पिरोते हैं तो उस माला को हम लोग व्यवस्थित में ही तो पिरोते हैं। और क्या होता है, उनका बहुत सारी होती है मोती, और उसके अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, व्यवस्थित समूह, क्योंकि समूह में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसीलिए मैंने इसका जो शाब्दिक अर्थ माना है वो व्यवस्थित समूह माना है। जब इन दोनों शब्दों को आपस में कलेक्ट किया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे हम लोग। ठीक है। या फिर अगर आप लोग ये डेफिनेशन भी नहीं रखना चाह रहे हो तो आप लोग एक वर्ड को तो याद रख ही सकते हो, व्यवस्थित को। 100% जब एग्जामिनर आप लोगों से वर्णमाला की डेफिनेशन पूछना चाहेगा तो किसी न किसी ऑप्शन के अंदर एक वर्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा, व्यवस्थित समूह। तो आप लोग डायरेक्टली उस पर टिक कर सकते हो। चलिए, वर्णमाला से जो नीचे की जो बात होती है, वर्णमाला से जो नीचे की बात होती है, मतलब जो इसका सार्थक होगा, सार्थक जो अर्थ के साथ हो, सार्थक का भी मतलब है जो अर्थ के साथ हो, वो क्या होगा, भाषा। मतलब वर्णमाला से जो नीचे की बात हो करता हूँ मैं, तो वर्णमाला को हम लोग किसी न किसी भाषा के रूप में बोलते हैं। और भाषा का जो शाब्दिक अर्थ होगा, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ होगा बोलना। यानी कि हम लोग भाषा को क्या करते हैं, बोलते ही तो हैं। अब भाषा जो ये जो शब्द लिया गया है, भाषा जो शब्द लिया गया है, ये संस्कृत के भाष्य शब्द से उठाया गया है। कहाँ से लिया गया है? संस्कृत के भाष्य शब्द से लिया गया है। किसी किसी बच्चे को एक और बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि सर ये जो नीचे लगा रहता है, तिरछा सा डंडा जो लगता है, ये क्या चीज़ होती है? क्योंकि सन 2018 में कांस्टेबल यूपी पुलिस में क्वेश्चन किया गया था, इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं हलंत। और हलंत का भी शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है आधा। मतलब कि ये किसी भी लेटर को या फिर अक्षर को आधा करने का काम करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हलंत। अब भाषा का जो सार्थक अंक होगा, भाषा से जो नीचे की बात अगर करते हैं तो वो होता है हमारा वाक्य। वाक्य किस प्रकार, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे दूं यहाँ पे, वह मुंबई जा रहा है, तो यही मेरा क्या होगा, एक वाक्य का रूप होगा। अब वाक्य के अंतर्गत एक तो सब्जेक्ट का होना होता है और एक किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब या फिर हमारी मुख्य क्रिया होना बहुत आवश्यक है, जिसको मेन वर्ब हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये वाक्य भी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरीके से होती है। अब वाक्य से जो नीचे की बात आती है वो होता है हमारा उपवाक्य। अब देखिए, उपवाक्य और वाक्य में क्या फ़र्क होता है। जैसे कि एक तो होता है राष्ट्रपति और एक होता है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति बड़ा होता है और उपराष्ट्रपति उससे थोड़ा नीचे का दर्जा लेता है।
लेकिन एक दूसरे के ही क्या रहते हैं, वे समीप रहते हैं। अब ये जो समीप शब्द आया, ये कहाँ से आया? समीप जो शब्द लेकर आए हम लोग, किसी की भी पास में अगर उप लिखा होगा तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा, शाब्दिक अर्थ वो होता है नज़दीक। क्या होगा? नज़दीक या फिर समीप। अब ये जो उप लिया गया है, उप कहाँ से उठाया गया है? संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं। हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय भी पढ़ेंगे। संस्कृत के कितने? 22 उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ पे ये जो मेरा उप है, ये उप क्या है? एक उपसर्ग है, जो कि उपसर्ग को हम लोग प्रारंभ में जोड़ने का काम करते हैं और प्रत्यय हमेशा बाद में जुड़ता है। तो स्टार्टिंग में हमेशा उपसर्ग को जोड़ा जाता है। अब पहचान किस तरीके से करेंगे? किसी भी अगर वाक्य से पहले चूंकि, किंतु, परंतु इन शब्दों का अगर प्रयोग किया गया है तो आप लोग समझ लेना, वहाँ पे हम लोग उपवाक्य का ही प्रयोग करते हैं। उपवाक्य के अंतर्गत हमेशा, उपवाक्य के अंतर्गत हमेशा कर्ता और प्लस क्रिया 100% होनी चाहिए, तभी मैं उसको क्या कहूँगा? उपवाक्य का रूप कहूँगा। अब क्या होगा, किस तरीके से? मैंने कहा कि भाषा का अलग चैप्टर पढ़ेंगे, उपवाक्य और वाक्य, और इसके जो नीचे आएगा, उपवाक्य से नीचे जो आता है हमारा पदबंध आता है। अब पदबंध क्या होता है ये भी आप लोग समझेंगे। देखो, पदबंध, पद मतलब पदों को बांधना, पदों को बांधना, मतलब ये पदों को बांधने का काम करता है। कौन? पदबंध। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम लोग जानें तो किस तरीके से बह रही है, अगर मैं कहूँ बह रही है तो आप लोगों को ये नहीं पता लग पा रहा कि क्या बह रही है। नदी बह रही है, हवा बह रही है, आग बह रही है, या क्या बह रही है? जो आप लोगों को एक आंसर प्राप्त हुआ, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया नदी, मैंने यहाँ पे लिया नदी, अपनी ओर से लिया नदी, जबकि मुझे इतना सेंटेंस दिया गया था बह रही है, तो मुझे नहीं पता लग पाया क्या बह रही है, मैंने कहा नदी बह रही है। तो इस नदी ने ही पदबंध का काम किया है, मतलब पदों को आपस में बांधने का काम जो कर पा रहा, यहाँ पे नदी शब्द कर पा रहा, तो इसीलिए मैं इसको क्या कहूँगा? यहाँ पे पदबंध का काम कहूँगा। अब चलिए, पदबंध का जो सार्थक होता है, पदबंध से नीचे जो आएगा पद या फिर शब्द, पद या फिर शब्द। अब एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ा मैं डीपली पढ़ा के लेके चलूँगा आप लोगों को। देखो, पद और शब्द में क्या फ़र्क होता है? बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल होता है, फ़र्क होता है। पद और शब्द में फ़र्क देखते हैं क्या होता है। मैं एक पहचान आप लोगों को बता रहा हूँ, एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन न कराकर। शब्द हमेशा अकेला होता है, अकेला होता है, हमेशा अकेला होगा। जैसे फॉर एग्जांपल दूँ मैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया राम, राम मैंने अकेला लिखा तो राम यहाँ पे क्या कहलाया जाएगा? शब्द कहलाया जाएगा। पद, अब पद में और शब्द में क्या फ़र्क? ये जो आएगा हमारा वाक्य में, मतलब कि जो शब्द होगा वो तो अकेला होता है, और जो पद होगा वो वाक्य के अंतर्गत जो प्रयोग किया जाएंगे शब्दों को ही, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं पद। जैसे मैं राम, मेरा यहाँ पे क्या है? एक शब्द है, और इस राम को मैं यहाँ फॉर एग्जांपल के माध्यम से मैंने कहा राम अच्छा पढ़ता है। अब देखो, राम को मैंने यहाँ पे किस रूप में प्रयोग किया है? वाक्य के रूप में प्रयोग किया है, कर्ता के रूप में प्रयोग किया है। तो इसी वजह से वाक्य के अंतर्गत आने की वजह से ही मैं राम को यहाँ से क्या कहूँगा भाई? पद कहूँगा। क्या कहूँगा मैं यहाँ से? राम को मैं यहाँ पे पद कहूँगा, और राम वहाँ पे अकेला था तो उस वजह से मैंने उसको क्या कहा है? शब्द कहा है। शब्द अकेला, पद वाक्य के अंतर्गत। अब पद या फिर शब्द से नीचे क्या आएगा? अक्षर आएगा।
अब अक्षर किस तरीके से, जैसे ब श, इस तरीके से। किसी ने आप लोगों से पूछ लिया कि बताइए राम के अंतर्गत कितने अक्षर रखे हुए हैं। राम के अंदर, राम जो शब्द आप लोगों ने लिया, राम में कितने शब्द हैं? तो राम में मुझे यहाँ पे शब्द नहीं, अक्षर की बात चली ना। तो राम के अंदर 2 अक्षर मुझे नज़र आ रहे हैं, एक तो रे और भाई एक मैं। किसी किसी के 3 भी नज़र आ रहे होंगे कि सर आ का भी तो डंडा है, वो भी मैं अभी क्लियर करा देता हूँ आप लोगों को। तो रे और मैं मेरे यहाँ पे क्या है, ये 2 अक्षर है, ठीक है भाई। अब अक्षर से नीचे क्या आता है हमारे से? अक्षर से जो नीचे आएगा हमारा वर्ण या फिर ध्वनि। वर्ण या ध्वनि, अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में फिर मैं वर्ण को यहाँ से समझाऊंगा कि वर्ण के बारे में किस तरीके से आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो ले सकते हो, मैं रफ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब एक बात ध्यान से सुनेंगे, जैसे पद या फिर शब्द से नीचे आएगा मेरा क्या, ध्वनि या फिर वर्ण। वर्ण कह लो या फिर ध्वनि कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। किसी ने मुझे कहा कि राम के अंदर, राम शब्द के अंदर कितने वर्ण हैं? तो राम शब्द के अंदर अब मुझे यहाँ से 4 वर्ण नज़र आ रहे हैं। कितने वर्ण? 4 वर्ण। अब कैसे? देखो, जब आप लोग इसको तोड़ोगे छोटे छोटे रूप में, जैसे एक तो हुआ आप लोग कर रहे आधा रे, एक आ, एक मैं। हमेशा एक बात हमेशा समझ लेना, जितने भी हमारे वर्णमाला लेटर होते हैं उन सब को जो जोड़ने का काम करता है हमेशा वो ए काम करता है, और ए को इसी वजह से शहीद वर्ण या फिर स्वतंत्रता वर्ण कहा जाता है। तो इस मैं के साथ में क्या लगा हुआ है? ए लगा हुआ है। तो मैं जब इसको लिखूंगा ना तो आधा मैं प्लस ए लिखूंगा। अब मुझे इसके अंदर जो नज़र आ पा रहे 4 वर्ण नज़र आ रहे, 1 2 3 4। देखो एक बार फिर समझ लो, जैसे मैं इसकी बात करूँ कै, तो कै के अंदर 2 वर्ण नज़र आ रहे मुझे, एक तो आधा कै और एक ए। आप कोई सा भी लेटर ले लो, तभी तो डेफिनेशन बनाई गई है कि जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर की सहायता से बोले ही नहीं जा सकते, क्योंकि सबके साथ में क्या लगा रहता है? हमेशा ए लगा रहता है। तो ए को मैं यहाँ से एक नाम दे सकता हूँ। अब ए को मैं कहूँगा यहाँ से कि ये शहीद वर्ण है। ये क्या वर्ण है? शहीद वर्ण कहलाया जाएगा आप लोगों से। अगर एग्जामिनर ने आप लोगों से पूछ लिया कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वर्ण है जिसको शहीद वर्ण की श्रेणी में रखे गया है, तो वो आप लोगों का ए वर्ण ही होगा। मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को, जैसे मुझे एक बात और यहाँ से याद आ रही है रे से रिलेटेड, तो रे से रिलेटेड बता देता हूँ आप लोगों को। रे हमेशा हमारा 4 प्रकार का होता है, बिल्कुल 4 प्रकार का होता है रे हमारा। कौन कौन सा भाई देख लेंगे। एक तो पादेन, या स्टार्टिंग में लुंठित ले लेता हूँ मैं, थोड़ा कन्फ्यूजन ना बने आप लोगों को। लुंठित, पादेन, एक रेफ और एक रडार, ये हमारे रे होते हैं जिनके मैं रूप दिखाऊंगा कौन कौन से। रे मैंने कहा कि 4 प्रकार का होता है, लुंठित, पादेन, रेफ और भाई रडार। लुंठित जो होता है आप लोगों का, ये नॉर्मली जो रे आप लोग प्रयोग करते हो। पादेन, पादेन आप लोग जैसे ट्रक लिखा आप लोगों ने, ट्रक, ये जो 2 ऐसे तिरछे से ट्रायंगल के शेप में आता है, तो वही मेरा क्या होता है? पादेन होता है। रेफ जो होता है, रेफ देखो, रेफ ये होता है जो ऊपर जैसे क्रम लिखा आप लोगों ने और यहाँ पे लिखा रहता है, कभी कभी ये नीचे की तरफ भी आ जाता है, कृत ऐसे आ गया, तो इसी को हम लोग रेप बोलते हैं। रडार, रडार होता है नीचे की तरफ जो तिरछाई के रूप में लगाते हैं हम लोग, जैसे मैं ले लूँ नीचे क्रम, तो इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? रडार कहेंगे। तो आज के लिए आप लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग फ्यूचर स्टडी हब पर बने रहें। धन्यवाद।